जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्टडी विद गुरुजी में पर्यावरण महासंग्राम चल रहा है, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए ये जो है एक प्रकार से कारगर सिद्ध भी हुआ है, जो कि हम लोग एनसीईआरटी बुक का ये सारा निचोड़ बता रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 2 भाग जो है इसका बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ से जो भी कंटेंट है, जो भी फैक्ट है दोस्तों, वो सीधे जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता भी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण महासंग्राम का। ये जो है तीसरा भाग है और इसका हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इस कंटेंट को देखिएगा कि पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो पक्षियों के जो दुश्मन हैं कौन कौन है? मनुष्य हैं और दूसरे जानवर भी हैं, जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, जो कि मौका देखते ही उनके अंडे चुरा लेते हैं और कई बार जो है घोंसला भी तोड़ देते हैं। ये काफ़ी बार सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। सीधा सीधा आपसे सवाल जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पक्षियों के अंडे कौन चुराते हैं, तो उसमें से एक विकल्प दे देगा, चाहे गिलहरी, बिल्ली या फिर चूहा। आगे है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि गाय के जो दांत होते हैं आगे के, वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, यानी किस लिए होते हैं? जो छोटे दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। अगला है कि घास चलाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। तो जो घास को चलाना होता है, यानी काट करके जब उसको पागुल करते हैं, तो उसके लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बरगद के पेड़ की लटकन, यहाँ पे देख रहे होंगे, और सब ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है दोस्तों। कक्षा 3, 4 और 5 की किताबों से है और यहीं से जो है सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न जो है देखने को मिलता भी है। देखिएगा, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, और असल में इसकी जड़ें हैं। जिस पे बच्चे जो है पकड़ करके जो झूलते हैं वो क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। यानी बरगद की टहनी वो होती हैं एक प्रकार से, और वो लटकते लटकते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा दिए होती हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं। ये दोस्तों आप हमसे नए में हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। आइए इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे है कि बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। तो देखिए, एक तो बिहू जो त्यौहार है वो असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। एक तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि असम का जो लोक नृत्य है वो क्या है? तो क्या है? बिहू है। इस त्यौहार पर बिहू नृत्य भी होता है। अगला फैक्ट है कि बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कल अगर बिहू त्यौहार है असम में, तो आज वाली जो शाम होगी उसको कहेंगे उरुका। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, बिहू से पिछले दिन, ये हो गया। बोरा और चेवा, ये जो 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, बोरा और चेवा, चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है दोस्तों? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोरा और चेवा, ये जो 2 चावल के प्रकार हैं, ये कहाँ पे खाया जाता है? तो असम में। अगला है दोस्तों कि मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। तो मुख्तारपुर गांव जो है कहाँ पे है? ये जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव उतना जो है ज़रूरी नहीं है जितना कि पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जो है पूछा जाता है कि पोचमपल्ली कहाँ पे है। तो ये आंध्र प्रदेश में है और इसलिए ये प्रसिद्ध हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। कैसे हैं? बुनकर, यानी कि कपड़े की बुनाई करते हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यानी कि जो पोचमपल्ली ज़िला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इसके बुनाई के नाम से ही पोचमपल्ली नाम
दिया गया। तो ये डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पोचमपल्ली जो है ज़िला किस स्टेट का है, यानी किस राज्य में पड़ता है। अगला है दोस्तों, मलयालम में चिट्टपन चाचा को, चिट्टपन याद रखिएगा, और कुजम्मा चाची को कहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में यानी भाग दूसरे में हमने पढ़ाया था कि मलयालम में जो नानी को अमुम्मा और मौसी को वलियम्मा कहते हैं, वैसे ही मलयालम में चाचा को चिट्टपन और चाची को कुजम्मा कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिलता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया गया है और डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर कितना समय लगता है, तो 12 घंटे का समय लगता है। अगला है अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, रेगिस्तानी में है। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी बहुत कीमती है, यानी पानी की जो है कीमत वहाँ है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में पानी को बहाया जाता है उसी तरह वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो पानी की कीमत वहाँ पे है। और पेट्रोल डीजल ये सब जो भी रसायन है वहाँ पे जो है बहुत सस्ता मिलता है। वहाँ ना बारिश है, ना नदियाँ हैं, ना झील है और ना ही तालाब। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शहर है कि जहाँ पे ना बारिश है, ना नदियाँ हैं, ना झील हैं, ना ही तालाब हैं, तो वो है आपका अबू धाबी। फिर है ज़मीन के नीचे वहाँ पानी नहीं है, यहाँ की आगे है इसी में तालाब ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो अबू धाबी की जो स्थानीय भाषा कैसी है दोस्तों, अरबी, इसको ध्यान में रखिएगा। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दिरहम। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि अबू धाबी जो है वहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। और यहाँ पे जो है रुपए, जैसे हमारे भारत में रुपए चलते हैं, हम लोग रुपए बोलते हैं, तो वहाँ पे दिरहम चलता है। और वहाँ पे ना तो पानी है, ना तो तालाब है, ना तो वर्षा होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, लेकिन यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। तो क्या होता है, ये जो रेतीली भूमि है यहाँ पे अबू धाबी में, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तेल। इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। जो पेट्रोल है वहाँ दोस्तों वो पानी से क्या है, सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो अबू धाबी में कौन सा पेड़ दिखाई देता है दोस्तों, तो खजूर का। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे खजूर ही दिखाई देते हैं, तो अबू धाबी है, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जहाँ वहाँ उग सकता है, यानी उग जाता है, यानी कि और भी पेड़ नहीं उगते हैं क्योंकि उसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे खजूर के पेड़ जो है अधिक दिखाई देते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र है वहीदा प्रिज्म, इनका नाम ही है वहीदा प्रिज्म। एक क्या है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और ये प्रिज्म के नाते ही मशहूर हैं, क्योंकि अभी आगे हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे। ये भारतीय नौसेना डॉक्टर हैं, ये जो है भारतीय नौसेना डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यानी कि ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। कौन है वो, वहीदा प्रिज्म। आइए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से संबंधित है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। तो एक ये जो है कैसी महिला है, ये पहली एक ऐसी महिला है जिन्होंने पूरी जो है परेड की कमान संभाली थी। आगे है इन्हीं से संबंधित और भी हैं फैक्ट। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से बहुत छोटे थाना मंडी नामक गांव से ये बिलोंग करती हैं। आगे है दोस्तों, देखिए प्रिज्म आ गया।
ये है प्रिज्म। ये जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं ये है प्रिज्म। तो ये त्रिकोणा के आकार का होता है और एक तरफ से सफ़ेद लाइट मारी जाती है तो दूसरी तरफ से जो है 7 रंग इसमें से निकलते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रिज्म से तात्पर्य है कि वो 7 रंगों वाला दिखलाता है, यानी इसमें से कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों स्किटपोपुल गांव लद्दाख में है। तो इस स्किटपोपुल जो है कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। अगला है लद्दाख में माँ को आम्मा ले और पिताजी को आब्बा ले कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख में जो माँ होती हैं, माँ को अम्मा ले कहा जाता है और पिताजी को आब्बा ले कहा जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है चींटियों के बारे में दिया गया है, चींटियों से संबंधित। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, चींटियाँ सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो जो चींटियाँ होती हैं वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे गंध और हमारे शरीर की गर्मी से जो है हमें ढूंढ लेता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो चींटियाँ होती हैं एक दूसरे के पीछे जो एक कतार में चलती हैं, वो एक प्रकार से गंध छोड़ते हुए चलती हैं और उन्हीं को सूंघ करके ये चींटियाँ जो है एक के एक बाद जो है चलती रहती हैं। और जो मच्छर होते हैं वो पैर के तलवे गंध और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसी से हमको जो है ये ढूंढ लेते हैं। आगे है इसी क्रम में दोस्तों, इसे और बड़ा हम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। हाँ, आगे है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को वह महसूस कर पाते हैं। तो ये जो सांप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो सांप है इसके जो है कान नहीं होते हैं। ये दमक से, यानी कि जो दमक होती है पृथ्वी पर, उसी के दमक से ये जो है भागता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शेर के बारे में कह रहा है कि टाइगर अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो इस फैक्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपसे डायरेक्टली सवाल किया जा सकता है कि जो चीता है यानी जो शेर है वो हमसे कितने गुना जो है देख सकता है? तो 6 गुना, और वो भी रात में यानी अंधेरे में। टाइगर की मूँछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। तो टाइगर की जो मूँछें होती हैं, यानी जिस तरह बिल्ली की मूँछें होती हैं उसी प्रकार से टाइगर की मूँछें होती हैं बड़ी बड़ी, और उसी के कंपन से वो भांप लेती हैं। अगला है टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई जा सकता है। तो टाइगर का जो गुर्राना है यानी जो गुर्राता है, जो आवाज़ करता है, वो 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। अगला फैक्ट है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली में देख पाते हैं। तो जो जानवर होते हैं दोस्तों वो हर चीज़ को किस में देखते हैं? सफ़ेद और काली में। ये काफ़ी बार जो है सीटेट के एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलता है। इसको बेरी आप लोग कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों, भालू जैसा दिखता है और दिन में करीब 17 घंटे लटक कर ये जो है पेड़ों पर सोता है। इसके बारे में और भी विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर जीवन यापन करते हैं। यानी सलाद जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पेड़ के, यानी कि उसी के पत्तों को ही खा जाता है। यानी कितनी मज़ेदार की बात है कि सलाद जो एक भालूनुमा दिखता है वो उल्टा लटक कर एक तो सोता है, और कितना सोता है? 17 घंटे सोता है। और क्या करता है कि वो पेड़ पर रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते को खा लेता है। अगला फैक्ट है दोस्तों इसी में, जब वह अपने पेड़ के सभी पत्ते खा लेते हैं तब वह पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। यानी कि जिस पेड़ पर रहता है जब उस पेड़ के पत्ते सारे ख़त्म हो जाते हैं तभी वो दूसरे पेड़ पर जाता है। अगला है सलाद अपनी पूरी ज़िंदगी में 40 वर्ष की होती है, मुश्किल से 8 ही पेड़ पर घूम पाता है। यानी कि जिस पेड़ पर रहता है उसके सारे पत्ते खा लेता है, और ऐसा करने में उसे 40 वर्ष बीत जाता है। और कितना आलसी है कि वो मात्र इस 40 वर्ष की आयु में मुश्किल से 8 ही पेड़ों पर घूम पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। नागगुफन, यह रंगोली दीवारों, देखिए ये नागगुफन चित्रकारी किया हुआ है और ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नागगुफन यह रंगोली दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पे है दोस्तों, ये गुजरात में है, और दक्षिणी भारत में प्रयोग की जाती है। तो जो नागगुफन यह रंगोली है, ये दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी भारत में जो है प्रयोग किया जाता है इसका। आगे है दोस्तों, इसको भी देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं, जैसे आप लोगों के जो सैंडल में लगे होते हैं, जिसको आप लोग उजाड़ते रहते हैं और उसको जो है फिर चिपकाते रहते हैं, सैंडलों में, जूतों में जो है अक्सर लगे होते हैं। तो ये जो इसकी खोज जिन्होंने किया था वो थे स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल, जिन्होंने 1948 में इसकी खोज की थी और इसका नाम है वेलक्रो, जिसको आप लोग चिपकाते हैं, फिर उजाड़ते हैं, चिपकाते हैं और इस तरह से चिर चिर करके इसमें से आवाज़ निकलती है, तो यही होता है वेलक्रो। तो ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगला है, इसका प्रयोग जूतों और सैंडल, अभी हमने आपको बताया, पर चिपकने हेतु किया जाता है। आगे है अलबरूनी के बारे में पूछना चाह रहा है। अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि जो अलबरूनी था वो जो है उज़्बेकिस्तान से भारत आया था और किसके समय में आया था दोस्तों, ये मोहम्मद गजनबी के समय में आया था। अगला है दोस्तों कि घड़सारी ये तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। तो जैसलमेर में एक तालाब है दोस्तों, जैसलमेर में एक तालाब है, तो इसका नाम है घड़सारी। तो इसको किसने बनवाया था, तो घड़सी ने बनवाया था। आगे है दोस्तों, मृत सागर के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आइए इसको, तो ये देखिएगा, मृत सागर जिसे डेथ से के नाम से जाना जाता है, यानी मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है ये मृत सागर, और लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। याद रखिएगा, जो मृत सागर है सबसे खारा सागर माना जाता है और लगभग 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है दोस्तों, तो 300 ग्राम जो है नमक पाया जाता है, इतना खारा है। आगे है, इसी क्रम में बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है तथा कीट पतंग दूर हो जाते हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। पहले जो है घरों में, अब तो पक्के सब बनने लगे हैं घर, पहले जो है मिट्टी का घर होता था, तो उसमें मिट्टी में जो है गोबर का लेप, यानी भैंस और गाय का जो गोबर होता था उसमें जो है मिला करके जो है पुताई किया जाता था, जिससे जो है कीड़े मकोड़े ना लगें। आइए अगला फैक्ट जान लेते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इसे जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल जब गलत होते हैं तो थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है, क्योंकि जो साधारण सिंपल से जो सवाल होते हैं वो गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, ये नीम और कीकर की लकड़ी ऊपर दीमक नहीं है, यानी कि जो नीम होते हैं, ये देखिए नीम के पत्ते दिख रहे होंगे और ये कीकर का पौधा है। तो नीम और कीकर, इससे सवाल है दोस्तों कि लकड़ी पर ऊपर दीमक नहीं लगते हैं तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। देखिए, हमने आपको पहले भाग में बताया, दूसरे भाग में बताया था कि जो है एक खेजड़ी का पौधा जो कि रेगिस्तानी में पाया जाता है, उस पे भी जो है कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, दीमक नहीं लगते हैं। और दूसरे हैं आपके कीकर और तीसरा है ये आपका नीम। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक नाम दे सकता है, तो इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से, केचुओं से। तो जमीन जो उपजाऊ बनती है दोस्तों, वो बनती है जड़ों से, पत्तों की शाखाओं से, जो सड़ते गलते हैं, और केचुओं से। तो इससे क्या होती है, जमीन उपजाऊ होती है। अगला है, केचुआ जमीन में छेद बनाकर रहते हैं, जिससे जमीन में पाली खोखली हो जाती है और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है मिला करता है जमीन को। तो इसीलिए जो है किसान
जो है केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा भी गया। झूम खेती एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। इस खाली जगह को जो वृक्ष जैसे, यानी कि जो झूम खेती होती है वो फसल कटने के बाद ज़मीन के नीचे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, यानी खेती करते हैं उसके बाद वो खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे उग आते हैं, आगे देखेंगे, बांस व अन्य पौधे उग जाते हैं, उसे उखाड़ने नहीं बल्कि उसे गिराकर जला देते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, गिराकर जला देते हैं, जिससे उसमें जो है खाद बन जाती है और अगली फसल के लिए वो जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। यही होती है झूम खेती और ये खास करके मिजोरम में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका चराव नाच के बारे में। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चराव नाच के बारे में है कि चराव नाच, यह नाच मिजोरम में होता है। यह नाच फसल कटने पर किया जाता है। तो चराव नाच आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होता है, तो मिजोरम में होता है और ये फसल कटने के बाद ये नृत्य किया जाता है। तो ये था दोस्तों स्टडी विद गुरुजी में पर्यावरण महासंग्राम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक से जो लिए गए थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों, और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम इस स्टडी विद गुरुजी में लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।